ये सारा पार्ट हम लोग कल आज सुबह डिस्कस कर चुके थे। चलो अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट का, माँ फैन बंद कर दो। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की अगर बात करो, देखो कोवैलेंट कंपाउंड जो है ना, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड होता है तीनों स्टेट में, ये क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपका तीनों ही फेज में प्रेजेंट होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट मॉलिक्यूल है, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ये सब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, गैसियस फेज में, ठीक है। इसी में चले जाओ, ब्रोमीन है, ये आपका क्या है, लिक्विड फेज में लाई करता है। और इसी में अगर हम बात करें ब्रोमीन के अलावा और कुछ, जैसे कि अपने पास I2 का बात करें, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन ये सॉलिड होता है। तो क्या देखोगे आपका, जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही पॉसिबल हो सकता है, क्लियर। या फिर कोवैलेंट कंपाउंड, अगर इफ क्या लिखोगे, इफ कोवैलेंट कंपाउंड जो है, कंपाउंड एसोसिएटेड विथ, कंपाउंड एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। देन इट एग्जिस्ट इन लिक्विड, देन इट एग्जिस्ट इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कि H2O देख लो, H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। H2O वगैरह जो है ये आपका, ठीक है। अच्छा, तो एक एग्जिस्ट इन लिक्विड और क्या होता है, देन इट विल, क्या लिखे थे, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, देन इट एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, I2 का देख लो, H2O हो गया, Br2 हो गया, ये आपका लिक्विड होता है क्योंकि यहाँ पे, और आपका जैसे I2 वगैरह हो गया, ये आपका सॉलिड होता है। तो एक्चुअली ये सब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से होता है। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है आपका, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है आपका, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास। ऑब्वियसली देखोगे, जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे मास बढ़ेगा, तो उसका स्टेट चेंज होना, जैसे कि ऊपर का फ्लोरीन क्लोरीन जो था गैसेस स्टेट में लाई कर रहा था, जबकि ब्रोमीन लिक्विड हो गया था, और I2 वगैरह जो था आपका सॉलिड स्टेट में लाई करता है। तो ये सब के कारण हम लोग देखोगे ये अलग अलग फेज में लाई कर सकता है, ठीक है। चलो, स्पेशली अच्छा कुछ जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड होता है सॉलिड ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर, देख लो, सम कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट ड्यू टू नेटवर्क, क्या होगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर, सम कोवैलेंट प्रीवियस पे कंपाउंड, दिखा ही नहीं हुआ। लिख लो।
H2O, Br2 लिक्विड लिखे हैं। हाँ, ये H2O जो होता है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और Br2 जो होता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। यहाँ पे ये आपका Br2 है, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ज्यादा होने की वजह से लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे इसको वेंटर मोलिकुलर फोर्स बोलो, या फिर इसको हम लोग वेंडर वाल फोर्स भी बोलते हैं। जो लास्ट शुरू में पढ़े थे ना हम लोग वीक फोर्सेज, तो उसके बारे में हम जैसे डिस्कस करेंगे लास्ट में, वेंडर वाल फोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर वाल फोर्स के कारण आपका लिक्विड स्टेट में लेकर आता है। Br2 में वैन डर वाल फोर्स होता है सर। हाँ, Br2 जो लिक्विड होता है ना, Br2 में नहीं, Br तो अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन जो दो Br2 मॉलिक्यूल, एक Br2 मॉलिक्यूल दूसरे Br2 मॉलिक्यूल आपस में क्लस्टर बनाते हैं, लिक्विड स्टेट में लाई करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्स लगेगा ना, बताए थे ना, वैन डर वाल रेडियस वगैरह, क्या बोले थे, जब दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है तो उसके बीच आपका वैन डर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो देखो some covalent bond are solid in some covalent compound exist in solid compound exist in solid state due to regular network structure, solid state due to regular network structure। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में अगर एरोमेटिक पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा डायमंड, डायमंड के बारे में। डायमंड तो देखो कार्बन से बना है, ये तो किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये सब कंपाउंड जो होता है ना कंटिन्यूअस, जैसे डायमंड के लिए अगर हम बात करें तो देखोगे क्या होता है डायमंड में, एक कार्बन दूसरे मतलब अगले 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, सॉरी 4 कार्बन से, फिर ये कार्बन फिर अगले मतलब 4 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, फिर ये अगले 4 से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से कंटिन्यूअस ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनते चला जाता है, जिसकी वजह से क्या देखोगे आपका ये जो होता है आपका काफी सॉलिड स्टेट में लाई करता है। तो ये इस टाइप का बहुत सारा कंपाउंड है जहाँ पे रेगुलर देखोगे, रेगुलर या फिर जॉइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, रेगुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हो, रेगुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलोगे, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग जॉइंट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जॉइंट स्ट्रक्चर, मतलब जॉइंट स्ट्रक्चर मतलब ह्यूज स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से इनका क्या देखोगे, इनका ये होता है अपना ज्यादा, मतलब क्या बोलोगे, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गया अपना फिजिकल स्टेट, ठीक है। और सर जैसे अपने, हाँ बोलो। सर डायमंड से एक बार फिर से बोलिए ना। डायमंड वगैरह जो होता है ना, ये में कंटिन्यूअस नेटवर्क स्ट्रक्चर, मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, फिर अगला कार्बन भी 4 होगा, फिर ये कार्बन भी 4 होगा, इस तरीके से ये नेटवर्क कंटिन्यूअस फैलाते चले जाओ। इस तरीके से हर एक बॉन्ड लगातार 4 बॉन्ड से जोड़ते चला जाएगा, जिसकी वजह से एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग डायमंड बनते हैं। अगर एक जाइंट स्ट्रक्चर बनता है, काफी क्लोज होता है, डेंस पैकिंग होता है, जिसकी वजह से क्या देखोगे आपका डायमंड सॉलिड स्टेट में है। सिमिलरली उसी तरीके से ग्रेफाइट में भी कुछ देखोगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक हेक्सागोनल शीट के जैसा लेयर फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से सिलिकॉन कार्बाइड में भी देखोगे कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है कंटिन्यूअस SiC, मतलब ये कंटिन्यूअस इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस लिंक होते चला जाता है, ठीक है, लिंक बनाते चला जाता है। तो ये कंटिन्यूअस लिंक बनाने के कारण ये जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली सॉलिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है, ठीक है। और ये जो था आपका आयोडीन जो सॉलिड था, आयोडीन वगैरह सॉलिड जो था, ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और उसको बोलते हैं हम लोग
कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। इस टाइप के सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। यानी कि ये जो डायमंड वगैरह है ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ से एक बार कई बार पॉइंट पूछा है, देखोगे इन जनरल। आयोडीन वाला हाँ, को क्या बोले? मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो सिर्फ वैन जब देखो अगर कोई कंपाउंड सॉलिड हो रहा है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण अगर सॉलिड हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग वैन मॉलिक्यूलर सॉलिड। और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। उस सब कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। लेकिन ये जितना भी जाइंट सॉलिड है या फिर क्या बोलोगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कंटिन्यूअसली एसोसिएटेड होने के कारण देखोगे कोवैलेंट कंपाउंड होने के बाद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट सम आयनिक कंपाउंड से ज्यादा आता है। तो इस चीज को लिख लो, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट कई बार घुमा के पूछा हुआ है, तो लिख लो इन जनरल कोवैलेंट कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इन जनरल, melting point of covalent compound, melting point of covalent compound, covalent compound, covalent compound is less than melting point of ionic compound, however in case of covalent network solid, however in covalent network solid क्या लिखोगे? however in covalent network solid ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन सम आयनिक कंपाउंड, सम आयनिक कंपाउंड, सम क्या लिखोगे? आयनिक कंपाउंड। तो देखोगे आपका जनरली तो क्या देखोगे आपका कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, मतलब लो होता है आयनिक कंपाउंड से। लेकिन अगर नेटवर्क सॉलिड है तो नेटवर्क सॉलिड में कंटिन्यूअस मतलब बॉन्ड एसोसिएट होने के कारण क्या देखोगे ये जो है आपका ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। तो याद रखना कुछ जो नेटवर्क सॉलिड है उन लोग का मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये अगर स्टेटमेंट पूछा जाए, ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है क्या कोवैलेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज ऑलवेज हायर देन, मतलब ऑलवेज क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन में अगर पूछा जाए melting point of ionic compound is always greater than melting point of covalent compound, क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर पूछ लिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, या फिर आयनिक कंपाउंड में भी ग्रेटर देन कोवैलेंट कंपाउंड तो हो सकता है। ठीक है, तो कई बार छोटा छोटा इंग्लिश वर्ड को चेंज करके आपका पूरा कंफ्यूजन गलत करवाता है। इस चीज में सावधानी रखें कि प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है उसके पीछे जाए। कई बार जल्दबाजी में डिपार्टमेंट सर। कौन था रे? अच्छे तो सर वेटिंग रूम लगा के रखिए। सर गया। चलो।
सर फुलरिन का कैसे होता है? हाँ, बक मिनिस्टर फुलरिन भी उसी तरीके से होता है। कंटिन्यूअस कार्बन जो होता है ना, 5 मेंबर 6 मेंबर अल्टरनेट 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग फॉर्म करते जाता है। और एक देखोगे इसका सोकर बॉल के जैसा शेप आता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, कार्बन तुम्हारा रैंडम देखो, एक डबल मतलब sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। तो तुम्हारा कार्बन जो है, मतलब यहाँ पे देखोगे एक 5 मेंबर रिंग बनेगा, एक 6 मेंबर बनेगा, 5 मेंबर 6 मेंबर, इस तरीके से नेटवर्क बनते चला जाएगा। और ये तुम्हारा एक बक मिनिस्टर फुलरिन जो है, ये तुम्हारा क्या देखोगे, ये बन जाता है आपका फुटबॉल सॉकर बॉल के जैसा शेप बन जाता है। तो मॉड्यूल के ऊपर में दिया हुआ है। हाँ, मॉड्यूल के ऊपर में दिया है। यस सर। हाँ, तो वो ऐसे अभी बनाए, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे जब कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक में, तो वहां पे आएगा उसका पूरा शेप कि उसमें कितना 5 मेंबरिंग है, कितना 6 मेंबर, 12 5 मेंबरिंग है, 20 6 मेंबरिंग है। ये पूरा अपने को पढ़ना है। ठीक है, कि हर बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, ये सब कंपेयर करना है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया अपने पास आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड का फिजिकल स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या देखो, कंडक्टिविटी। तो देखो, आयनिक कंपाउंड जो था इजिली आयंस में क्या हो रहा था, आयनिक कंपाउंड जो है आपका इजिली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड इजिली आपका आयोनाइज होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन मोस्टली क्या देखोगे, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। कुछ केसेज में एक अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि अपने पास अगर HCl अगर आ जाता है, एक्वस मीडियम में HCl थोड़ा सा आयोनाइज हो जाता है, या फिर HBr है, ये एक्वस मीडियम में आयोनाइज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। या फिर ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शनली आपका शो करता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखोगे एक कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से, तो लिख लो यहाँ पे, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर। इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड क्या लिखोगे, कोवेलेंट कंपाउंड, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड आर, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर, आर बैड कंडक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी except few polar compound, few polar क्या लिखोगे, polar covalent compound, polar covalent compound, polar covalent compound, compound polar covalent एग्जांपल में देख लो, जैसे कि H2O हो गया। ठीक है, एग्जांपल में लिख सकते हैं H2O। तो आप लोग पढ़ोगे कि H2O जो है ये आपका H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, उसी की वजह से क्या लिखोगे, ग्रेफाइट हो गया। जैसे ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन होता है। ये स्ट्रक्चर ज्यादा कॉन्जुगेटेड चीज बाद में अभी समझ में आएगा, ड्यू टू कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, ये लिख लो, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यानी कि अगर मान लो 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन या आयंस अगर प्रोड्यूस हो सकता है कोवेलेंट कंपाउंड में, या फिर एक्वस HCl HBr, एक्वस HCl HBr जो है, ये सब आपका कंडक्टिविटी शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड बनता है। अभी पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अभी नेक्स्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे, उसमें देखेंगे सिग्मा बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड होता है, 2 टाइप होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होता है, डीलोकलाइज। अभी अभी देखते हैं, उस पर आते हैं उस पर। सर ये ग्राफाइट क्या लिखे? ग्रेफाइट जो है ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हारा इस तरीके से कुछ हेक्सागोनल लेयर होता है। मतलब यहाँ पे देखोगे हेक्सागोनल लेयर होता है। ठीक है, एक का नहीं होता ना, बस मतलब पेयर है। हाँ, मतलब एक कार्बन 3 एटम से जुड़ा है। एक कार्बन जो है ये 3 एटम से जुड़ा होगा। इस तरीके से तुम्हारा इधर फिर से हेक्सागोनल लेयर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा अब हेक्सागोनल वो लेयर बना रहा होगा। लेयर होते हैं। हाँ, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे देखोगे जैसे रैंडम, यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से रैंडम देखोगे तुम्हारा ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से तुम्हारे पास देख सकते हो।
ये है जैसे अपने पास, आप बोलो। तो वो ग्रेफाइट के पास वो कौन सा, वो क्या वर्ड लिखे हैं? कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी कॉन्जुगेटेड का मीनिंग अभी देखेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो। पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होता है ना? हाँ पाई बॉन्ड, हाँ पाई मतलब जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, उसमें देखो याद रखना अभी, तो अभी एक में अपने देखने ही वाला है इस चीज को। जैसे कि देखो ये टीसी बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और कहीं पे भी अगर मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक ऑलवेज सिग्मा रहेगा और बचा हुआ जो बॉन्ड होता है वो पाई होता है। अगर ऐसे अगर मानो सी ट्रिपल बॉन्ड सी बना तो देखोगे ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो बचा हुआ दो बॉन्ड है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। प्लस एक बॉन्ड को सिग्मा, बाकी सबको पाई। एक सिग्मा दो। ठीक है, चलो तो हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कंटिन्यूअस ये चेंज होते रहता है, तो ये पाई बॉन्ड आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहता है, जिसके कारण ये कंटिन्यूअस हेक्सागोन लेयर बनते चला जाएगा इस तरीके से कार्बन का, सबका सब कार्बन है इसमें। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? हाँ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भी होता है? पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड, अभी देखते हैं, अभी रुको ना, पाई बॉन्ड पे आ रहे हैं जस्ट, इसी के बाद अभी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हो, जनरली आयनिक कंपाउंड सबका सब आपका क्या बोले थे हम लोग, कंडक्टिविटी शो करता है, जबकि यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड में जस्ट उसका रिवर्स है। कुछ लिमिटेड कंपाउंड को छोड़ दे तो जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैड कंडक्टर कंपाउंड है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें इसका सॉलिबिलिटी का, तो सॉलिबिलिटी जस्ट क्या देखोगे वहां पे हम लोग क्या बोले थे, हाँ हाँ बोलो। कंडक्टेंस और कोई एक्सेप्शन है? कितना ही एक्सेप्शन है? एक बार प्रीवियस पेज। मतलब जितना भी पोलर, जैसे कि अमोनिया भी हो सकता है, अमोनिया में भी अगर मान लो कि अमोनिया भी जो होता है अमोनिएटेड, मतलब NH2 प्लस और NH2 माइनस, NH4 माइनस में, सॉरी जो अमोनिया है, अमोनिया भी डिसोसिएट हो जाता है, तो ये सेल्फ आयोनाइज होने की वजह से ये बन जाता है NH4 प्लस और NH2 माइनस, तो ये भी आयोनाइज हो सकता है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो जनरली कहा देखोगे ऐसा कोई कंपाउंड जहां पे पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पोलर बॉन्ड कैसे पहचानोगे, जब तुम्हारे पास दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कुछ पोलराइजेशन होगा, तो वो हो सकता है एक्वस मीडियम में सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। स्पेशली ऐसे पहचानने के लिए याद रखो, डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रिलेटिवली, हाँ आयनिक के जितना तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आयनिक में क्या बोले थे, 1.7 से ज्यादा का गैप होना चाहिए, क्या बोले थे डेल्टा इन अगर 1.7 से, लेकिन अगर मान लो कि 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, 1 के आसपास आ गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोलर नेचर डेवलप होगा, डाइपोल बनेगा, जिसकी वजह से क्या देखोगे ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है एक्वस मीडियम। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड में क्या बोला था, आयनिक कंपाउंड कहाँ सोल्यूबल होता है, पोलर में, तो जस्ट उसका रिवर्स क्या बोलोगे, आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है ये सोल्यूबल कहाँ पे होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जनरली क्या लिखोगे, इन जनरल कोवैलेंट कंपाउंड जो है, कोवैलेंट कंपाउंड आर soluble in general covalent compound are soluble in non-polar solvent, ठीक है। इन जनरल ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ऐसे तो अल्कोहल काहे मिल जाता है पानी में? कौन सा, तो अल्कोहल में देखो ना कुछ हद तक आपका पोलराइजेशन आ गया, वापस देखो OH है, O का 3.5 है, हाइड्रोजन का 2 पॉइंट कितना बोले थे 1 है, तो 1.4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया डिफरेंस, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोलराइजेशन डेवलप हो गया। तो वही बोले थे अगर थोड़ा सा भी जैसे पोलर अगर हो गया तो ये एक्वस मीडियम में डिजोल्व हो सकता है,
लेकिन इन जनरल जहां पे अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बॉन्ड का 0.5 या 0.4 0.2 होता है, उस केस में क्या देखोगे आपका ये इन जनरली, इसलिए इन जनरल बोले, ऑलवेज नहीं बोले हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता रहेगा? अरे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्टली हर एक का पता होना जरूरत भी नहीं है, लिमिटेड कुछ कुछ एलिमेंट का जो लिखा है थे बस उसी का याद रखो, बाकी उससे ज्यादा उतना हर एक एक वर्ड को और एक एक कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, लिमिटेड जितना जो रेगुलर यूज में है उतना लिखा चुके हैं तुम लोग। तो जनरली ऐसे यानी कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरली क्या बोलते हैं, जैसे बेंजीन हो गया सर आर नॉन पोलर, समझ में नहीं आया। ये वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू पोलर नेचर, मतलब यहाँ पे क्या होता है डाइपोल एग्जिस्ट करता है, इसलिए डाइपोल या फिर क्या बोलोगे पोलर सम पोलराइजेशन प्रेजेंट है इसकी वजह से, क्योंकि बोले थे ना जिस तरीके से हर एक कोवैलेंट सॉरी आयनिक कंपाउंड में 100% नहीं हो सकता, उसी तरीके से सारा कोवैलेंट कंपाउंड भी 100% आयनिक नहीं हो सकता है। लेकिन अपने पास थोड़ा डिफिकल्टी ये है कि आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवैलेंट था, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला बताए थे, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा आयनिक कंपाउंड में, उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला बताए थे, कितना बताए थे, XA माइनस XB का स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स मॉड ऑफ XA माइनस XB बताए थे ना, ये था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ाया था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग बोले थे परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका वाइस वर्सा जो है कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, इसके लिए अभी तक कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं आया है। ठीक है, हाँ लेकिन इतना हम लोग जनरली बोल सकते हैं, अगर पोलर नेचर डाइपोल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर लगभग 1 या 1 से ज्यादा हो रहा है, उसमें थोड़ा सा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, वो एक्वस मीडियम या फिर पोलर मीडियम में कुछ हद तक सॉल्युबल होता है। लेकिन मैक्सिमम अगर मान लो क्लासिफिकेशन अगर करें, मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड जो होगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया नॉन पोलर यानी कि जहाँ पे तुम्हारा पहले जैसे कि अपने पास बेंजीन हो गया C6H6 हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, तो ये सब कंपाउंड में आपका क्या होता है नॉन पोलर, और क्या लिखोगे आपका कोवैलेंट कंपाउंड जो है सॉल्युबल होता है। यानी कि क्या देखोगे अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, और कोवैलेंट कंपाउंड solubility in polar solubility बता दीजिए ना हाँ क्यों करेगा, एक बार और बताइए ना। एक मिनट, हाँ कौन सा बोल रहे थे? सही यही सर, फिर से रीजन बताइए ना क्यों पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। क्योंकि देखो पोलर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर जनरली पोलर का नेचर क्या होता है, वो आयनिक जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसको आयंस में ब्रेक कर रहा था, पोलर में डिजोल्व होने का पोलर कंपाउंड का मतलब ये होता है वो जो आयनिक स्पीसीज है उस आयन को स्पेशली सेपरेट करता है। लेकिन यहाँ पे तो आयनिक नेचर है नहीं, आयनिक नेचर है भी तो 2%, 4%, 10%, 15%, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी डिसोसिएट तो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या देखोगे एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो होता है ये पुअर होता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो है पुअर होने का मेन रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है लो है। और जनरली देखोगे हाँ बोलो, सर वो जो फॉर्मूला था वो किसका परसेंटेज निकालने का था? वो था परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, लेकिन वाइस वर्सा चले जाओ यानी कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, उसका आज तक अपने पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, हमारे पास उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि कितना आयनिक कैरेक्टर होगा कोवैलेंट कंपाउंड में, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर क्लियर है? तो जनरली देखोगे अगर आयनिक नेचर अगर प्रेजेंट है तो ही वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, अगर आयनिक नेचर नहीं है तो वो इन जनरल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि फिर क्या बोलोगे तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, इसी सब सब्सटेंस में, या फिर सिंपल साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो, हेक्सेन बोल सकते हो, ये सब सब्सटेंस में सॉल्युबल होता है। ठीक है, उसके बाद याद करो हम लोग आयनिक कंपाउंड में और क्या प्रॉपर्टी बताए थे, आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड में क्या बताया था आप लोग को,
आइसोमॉर्फिज्म। प्रीवियस पेज रहने दिया ना। आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करता है ना। हाँ, तो देखो आयनिक कंपाउंड का आइसोमॉर्फिज्म करा था, आइसोमेरिक, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड क्या देखोगे, ये आइसोमर शो करेगा, आइसोमॉर्फिज्म नहीं करेगा। और आइसोमर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जैसे आपने पढ़ा सर होगा डिफरेंस क्या है दोनों में? पेंटेन आइसोमर्स जो होता है, सेम कंपाउंड का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और वहां पे सिमिलर टाइप फार्मूला था, बस याद करो। तो हम लोगों ने क्या बोले थे, आइसोमॉर्फिज्म में सिमिलर टाइप फार्मूला हो, बाकी कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर अलग अलग, या फिर क्या बोलोगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे कोवैलेंट कंपाउंड जो है आइसोमेरिज्म शो करता है। और आइसोमेरिज्म के बारे में ज्यादा पीएचडी हम लोग मतलब ज्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ना है ज्यादा। अभी हम लोग बस सिंपल इतना जान लो जो आपका ये आइसोमॉर्फी क्या देखोगे, आइसोमेरिज्म शो करता है, तो लिख लो। हाँ, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टीज है ना, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या लिखोगे, आयनिक कंपाउंड सोच, यहाँ पे लिख लो कोवैलेंट कंपाउंड सोच आइसोमेरिज्म, नॉट आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमेरिज्म का मतलब तो हम आपको पता होगा, आइसोमर्स का मतलब पता है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट, कम से कम एक डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कम से कम ये होगा तो वो बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेंटेन में 1 2 3 4 5 ये पेंटेन होता है, इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका आइसोपेंटेन, और इसी में पढ़ा होगा आप लोगों ने नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये होगा नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, इससे हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा एक और चीज देख सकते हो, ये क्या देखोगे, अच्छा ये अभी सिग्मा पाई में बताएंगे, छोड़ो। और उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, अगर बात करें केमिकल रिएक्शन जो देखोगे आपका, देखो आयनिक कंपाउंड वहां पे क्या हो रहा था, आयनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि ये क्या था, कोवैलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, रिलेटिवली स्लो होता है। तो जनरली क्या देखोगे, इट रिएक्टिविटी मतलब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ क्या कोवैलेंट रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज स्लो, या फिर क्या बोलोगे, रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ये स्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड इज स्लो। ठीक है, इज नहीं आर कर दो, रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आर स्लो, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। पहले तो क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्या लिखोगे, क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड
formation of bond take place. Breaking and formation of bond take place during the reaction. Formation of bond take place during reaction. Take place during reaction. सर ब्रेकिंग वो अच्छा मतलब जैसे मान लो ए बी है और मान लो सी के साथ रिएक्ट करके ए सी बना रहा है, तो पहले तो क्या देखोगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ए और सी के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा और साथ में मान लो अपना कुछ बी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 स्टेप, यानी कि ज्यादा स्टेप, मतलब ज्यादा ये वॉइस रुक गया। हाँ हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखो, अगर क्वेश्चन का बात आएगा, तो रिएक्शन वाला एक बार दोबारा क्या लिखे सर, नीचे देख नहीं रहा साहब साहब, हाँ, देख नहीं रहा है नीचे वाला साफ साफ, एक बार बोल दिया ना। reaction of covalent compound are slow because breaking of bond and formation of bond take place during reaction. Breaking of bond and formation of bond take place during the reaction. Formation of bond take place during the reaction. देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर देखो तो क्वेश्चन तो आसान आसान आएगा। जैसे अगर पूछ लिया जाए, which of the following element will never obey octet rule? सोडियम, फ्लोरीन, सल्फर और हाइड्रोजन, कौन सा एलिमेंट है जो कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा? सल्फर Which of the following will never obey octet rule? सोडियम, फ्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो डुप्लीकेट से ज्यादा कर ही नहीं सकता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अगर तुम्हारे पास अगर पूछ लिया जाए which of the following does not exception of octet rule? ऑप्शन था BF3, BF3, CCl4, BeI2। अगर अपने पास दे रखा है BF3, BeI2, CCl4, ठीक है, और दे रखा है अपने पास ClO2, ठीक है, कौन सा इसमें जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो कौन कर रहा है? इकलौता CCl4 कर रहा है। बाकी सब में तुम्हारा देखो, या तो इन सभी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली थ्योरेटिकल बेस रहेगा, जो कि आप बना लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, और अभी होमवर्क देंगे अभी। सर क्या है उसका उसके बाद आंसर? CCl4 होगा ना। हाँ यस सर। नेक्स्ट थ्योरी आता है अपना वैलेंस BF बॉन्ड। तो नहीं करेगा। हाँ, कौन सा? BF3। कौन कर रहा है, यहाँ पे पूछा था कौन इसमें कर रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो, तो CCl4 कर रहा था, बाकी सब तो वायलेट कर रहा था, तो ठीक है सर। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ऑप्शन तो बोल दिए था फिर। ऑप्शन था which of the following follows octo क्या था, follows octet rule। ऑप्शन था BeI2, एक मिनट रुकना, तो BF3 और CCl4 और ClO2, एक मिनट रुकना, तो आ रहे हैं। हाँ भैया, एक मिनट।
हेलो हेलो। यस सर। चलो, तो अब ये तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आसान था। यहाँ पे अभी बताया था सुबह कि ये सारा जो है एक्सेप्शन था। लुईस ऐसे मतलब ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी वजह से क्या देखोगे, इसको हटाओ, यानी CCl4 जो आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट आता है हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास जो करंट थ्योरी था ऑक्टेट रूल, ये तो सबसे पहला बहुत सारा लिमिटेशंस के अंदर फॉलो आ गया, और दूसरा कि अपने पास मॉलिक्यूल का एनर्जी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पा रहा था, कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा कौन सा वीकर होगा। तो उसको देखते हुए हमें फिर से एक न्यू थ्योरी का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग देखते हैं न्यू थ्योरी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये भी जो है कुछ पोस्टुलेटेड, मतलब जो कुछ पोस्टुलेशन कुछ एजम्पशन कंसीडर करके डिराइव किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टुलेट्स, या फिर तो लिख लो, ये जनरली गिवन कि कौन था, हिटलर और लंडन। ये जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था हिटलर और लंडन, ठीक है, हिटलर और लंडन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया था, हिटलर और लंडन, ठीक है, प्रपोज द कोवेलेंट, ठीक है। और जिसको फर्दर एक्सटेंड मतलब फॉर, और फर्दर इसको कंटिन्यू किसने किया, मतलब आधा अधूरा ये दिए थे और उसको फर्दर कंटिन्यू किए थे पॉलिंग और स्लेटर। ये चार साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जेई मेंस एडवांस में तो काम नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई अगर ये सब एग्जाम देता है एनडीए वगैरह, उस केस में आपका ये इंफॉर्मेशन काम आ जाता है, कौन साइंटिस्ट किया था नहीं किया था। तो चलो देखते हैं हम लोग द मेन फीचर्स ऑफ वीवीटी, या फिर क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। पोलिंग किया कि हाँ स्टैंडर्ड, दोनों में से कोई एक किया? नहीं, पहले ये दोनों ने थ्योरी को स्टार्ट मतलब स्टडी किया, और इसको फर्दर मतलब क्या होता है, फर्दर स्टडी जो है ये मतलब बेसिक थ्योरी के बारे में इन्होंने प्रपोज किया था, जिसको फर्दर और एक्सप्लेन बेटर से पोलिंग ऑफ स्लेटर्स ने किया था, ठीक है। यानी कि चारों साइंटिस्ट का कंसिडरेशन बोल सकते हो। हाँ, लेकिन अगर बोला जाए फर्स्ट टाइम कौन किया था, फर्स्ट नाम जो मिलेगा हिटलर और लंदन को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट क्रेडिट जो जाएगा हिटलर और लंदन को, ठीक है। चलो, तो लिखते हैं हम लोग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीवीटी, इस थ्योरी का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहला इनका जो कहना था, ठीक है, तो पहला एजम्पशन तो क्या था कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होगा, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में क्या होगा, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। तो सबसे पहला क्या था, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। पहला एजम्पशन क्या था, लिख लो, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन
occurs between, हो गया, overlapping occurs between half filled valence shell or vital, overlapping occurs between half filled valence shell or vital of two atoms. ठीक है, तो पहला तो थ्योरी ये था। दूसरा क्या था, ये जब भी ऑर्बिटल होगा तो दोनों जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, मान लो कि अपने पास एक ऑर्बिटल जैसे ये था, एक एटम का पी ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों ओवरलैप करेगा, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन मस्ट भी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल क्योंकि लॉजिकल है, क्योंकि दोनों पैरेलल स्पीड का इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों क्या बोले थे, स्पिन सिमिलर स्पिन क्या हो सकते थे, पैरेलल स्पिन नहीं हो सकता है, हमेशा काउंटर होता है। तो क्या देखोगे, रिजल्टिंग बॉन्ड जो होगा acquires a pair of electron with opposite spin to get stability, लिख लो, resulting bond acquires a pair of electron with opposite spin to get stability. ठीक है, अरे कल कौन है, 1 2 3 तारीख मंडे है ना, मंडे है 3 तारीख। ये यार रक्षाबंधन एक छुट्टी खा गया सर, नहीं देंगे सोचे टेस्ट यार, मंडे को टेस्ट, मतलब मंडे ट्यूजडे को पढ़ना चाहिए, एक छुट्टी मिलता है। सर काहे ऐसा कर रहा है हेड ऑफिस आपका? ये ऑफिस है गड़बड़, मतलब ये साले गड़बड़ है सर जो हर टेस्ट नहीं चीज हुआ उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता नहीं, उधर रोहित तो त्योहार रोहित सर भी से नहीं पूछना। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे, क्यों नहीं हो सकता अभी है देखो, सर? क्यों नहीं हो सकता है सेम स्पिन का, अलग अलग एटम है तो? क्या बोल रहे थे, जब भी इलेक्ट्रॉन में ये तुम्हारा ये कौन सा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर देगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, वन ऑर्बिटल कैन नेवर एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन विथ ऑल फोर क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है, 3 भले ही सिमिलर हो जाए, एक जो होगा स्पिन ऑलवेज एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो ये आपका इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। थर्ड आ जाओ, जो रिजल्टिंग बॉन्ड है, तो दूसरा ये एक एटम तभी का है ना वो? हाँ, अच्छा दूसरा एटम का है तो ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद तो दोनों अब कंबाइन हो गया, अब कंबाइन हो गया तो जब एक ऑर्बिटल बन गया, अब एक ऑर्बिटल बन गया तो दोनों स्पिन वापस वही पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरा थ्योरी जो बॉन्डिंग का मतलब क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फेल हो जाएगा। इन सब दोनों ओवरलैप कर गया, दोनों अब कंबाइन हो गया, अब कंबाइन हो गया तो फिर तो दोनों फिर उसी अकॉर्डिंग होगा ना, अपोजिट स्पिन। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि मतलब कपलिंग हो रहा है, एक बॉय पार्ट है तो अपोजिट होगा, कभी ऐसे फिर सेम टाइप का कर सकते हो क्या, तुम्हारे यहाँ पे होता होगा तो पता नहीं फिर। चलो, तो अपोजिट स्पिन हमेशा पेयरिंग करेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला लिखो, क्या लिखोगे, ऑर्बिटल। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ओवरलैपिंग जब होगा, ओवरलैपिंग का होगा उस ऑर्बिटल का होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी ज्यादा होता है।
इसकी वजह से क्या देखोगे आपका जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नेचर का होता है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसीलिए क्या देखोगे कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल नेचर होता है, जबकि वही चीज आयनिक कंपाउंड में क्या बोलते हैं आपका नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से क्या पता चला जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो डायरेक्शनल नेचर का होगा। लिख लो ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, comes closer to each other, closer to each other, comes closer to each other from the direction, from the direction, from the direction, हो गया from the direction in which there is maximum overlapping, in which from the direction in which there is maximum overlapping, there is maximum overlapping, maximum overlapping, जहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में आते हैं। देयरफॉर क्या बोलोगे आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है हैज डायरेक्शनल, तो क्या लिखोगे सो कोवैलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, सो कोवैलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, फिर ये ना डायरेक्शन पॉइंट हाँ मतलब जैसे अपने पास एक डिश देखो अपने पास एग्जांपल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे अरे, अब देखो जैसे मान लो हम लोगों ने क्या बताया था जो ऑर्बिटल होता है अपने पास देखो क्या बोले थे ये देखो हम लोग याद करो क्या बोले थे पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होता है डम्बल से क्या होता है। अब मान लो पी एक्स पी वाई जेड है, ये मान लो ये पी एक्स है, ये मान लो कि तुम्हारे पास ये पी एक्स है, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग ने ये मान लिया कि ये पी वाई है, ठीक है, ये अपना क्या है पी वाई, ये मान लो पी वाई है, ठीक है, ये था अपना पी एक्स, ये है पी वाई, और उसी में एक और मान लेते अपने पास पी जेड, ये मान लो ये पी जेड है, और ये अपने पास था पी एक्स था, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से अपने पास यहाँ पे भी दूसरे एटम का अपने पास एक पी एक्स है, और फिर सिमिलरली उसका भी पी वाई होगा, और पी जे मान लो ये पी एक्स है, और उसी तरीके से पी एक्स, और उसी तरीके से इसका भी पी वाई होगा, और ये पी जेड होगा, मान लो किस तरीके से इसका भी पी जेड है कुछ, ये पी जेड है, और इसका भी अपना कुछ पी वाई है, ये मान लो इसका पी वाई है, ठीक है। फिगर मतलब थोड़ा सा ये देखो, अब देखो जब ये दोनों क्लोजर मान लो कि एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग आ रहा है, और मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा था क्लॉकवाइज और इसमें था एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरलैपिंग किसके लॉन्ग होगा, अब ओवरलैपिंग होगा क्या होगा पी एक्स, यानी कि ओवरलैपिंग जब होगा तो क्या देखोगे ये एक्स एक्सिस था, इस एक्स एक्सिस पे क्या देखोगे अपना जो अपने पास इसका पी एक्स ऑर्बिटल था और दूसरे वाले का भी जो पी एक्स ऑर्बिटल था ये ओवरलैप करेगा, बाकी पी वाई वाले को कोई मतलब होगा, यहाँ पे क्या देखोगे पी एक्स पी एक्स था, ये तो ऑर्बिटल किससे ओवरलैप किया पी एक्स डायरेक्शन में, यानी कि बॉन्ड किस एक्स डायरेक्शन में बना है पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपस में बॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या देखोगे वाई और जेड आपस में कोई बॉन्ड नहीं कर रहा है। दैट मींस हम लोग क्या देखोगे जब भी किसी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, ऑर्बिटल का अपना एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है, यानी कि बॉन्ड उसी ओरिएंटेशन में बनेगा, मींस बॉन्ड का नेचर क्या बोलोगे उस डायरेक्शन में होगा, बाकी और डायरेक्शन में बोलोगे वो बॉन्ड का नेचर क्या होगा जीरो होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो डायरेक्शनल नेचर मतलब एक एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे पी वाई के लॉन्ग कोई बॉन्ड नहीं बोलोगे। तो सिमिलरली जब आयनिक कंपाउंड में क्या बोले थे
एन एक कैटायन है, उसका 3D में कहीं से आ जाओ, अट्रैक्शन फोर्स बराबर लगेगा, तो हर तरफ से वो Cl को अट्रैक्ट कर सकता था, देयरफॉर वो नॉन डायरेक्शनल नेचर था। जबकि आपका स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जो कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होता है, जिसकी वजह से क्या देखोगे, ये आपका क्या देखोगे, ये डायरेक्शनल नेचर का होता है। अगर यही चीज हम लोग एसएस में भी मान लेते हैं, और ए सबसेल था और यहाँ पे भी ए सबसेल है, तो ये सबसेल भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अलोंग ही तुम्हारा ओवरलैप करेगा। ये नहीं कि 3D में हर जगह से ओवरलैप कर रहा है, ये थोड़ी नहीं कि 3D, यानी कि मान लो कि अपने पास दो स्फेयर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास एक स्फेयर सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये मान लो कि दो एक एटम है, ठीक है, ये मान लो कि एक एटम है, और दूसरा एटम अगर मान लो इसी तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये जो ओवरलैप करेगा तो एक सर्टेन एरिया ही करेगा, क्या मतलब हर एक ओरिएंटेशन से बराबर ओवरलैप करेगा क्या? यहाँ पे देखो तो क्या हर डायरेक्शन से बराबर ओवरलैप कर सकता है? मतलब एक सर्टेन एरिया में ही करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमें क्या पता चला, जो बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि हम लोग क्या बोलोगे, डायरेक्शनल होता है। बॉन्डिंग जो होगा डायरेक्शनल नेचर का होगा, बॉन्डिंग इज डायरेक्शनल इन नेचर। नया ऑर्बिटल फॉर्म करेगा आप बोले अभी। नहीं, नया ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो अगला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंपली वो बोला कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक नया बॉन्ड बनेगा, तो दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएगा, एटम ए और एटम बी का जो ऑर्बिटल है आपस में मिक्स होके अब दोनों साथ साथ हो जाएगा। मतलब जैसे सिंपल मान सकते हो कि दोनों को पेयरिंग कराना है, तो एक फैमिली था, ये दूसरा फैमिली था, दोनों कपलिंग होने के बाद मतलब दोनों अब एक फैमिली बन जाएगा, वही वाला हाल है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो, तो जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, ठीक है, तो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अब इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शनल नेचर का। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर एक फैमिली है, उसमें मान लो 3 लड़का है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो जब पी एक्स का ओरिएंटेशन मतलब कपलिंग हुआ, तो उसके क्या पी वाई और पी जेड का भी हो जाएगा? पी वाई को उससे कोई मतलब है क्या? नहीं ना। मान लो 3 भाई है किसी घर में, एक का शादी हुआ, तो क्या तीनों का हो जाता है? नहीं। तो उसी तरीके से ये पर्टिकुलर एक ओरिएंट मतलब अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह The voice is not coming. The voice of video रुक नहीं गया। सर लगता है टाइम हो गया। रुक गया वीडियो। सर हेलो, हेलो, चलो ठीक। आज 22 ही बच्चे हैं। हेलो, चलो ये क्लियर है।
तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे बॉन्डिंग इज डायरेक्शनली नेचर। चलो, तो यानी कि ये नया फीचर्स पता चला। उसके बाद क्या देखा गया, जो आपका बॉन्ड, हाँ बोलो। डायरेक्शनल फिर से बताइए तो क्या होता है? डायरेक्शनल का सिंपल मीनिंग क्या, देखो कि अपने पास जो, जैसे अपने पास px था, py था, pz था, जब अगर मान लो कि बॉन्ड ओवरलैपिंग px का होता है, तो यानी कि जो बॉन्डिंग होगा स्पेशली एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, y और z को उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्पेशली क्या देखोगे, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इस ओरिएंटेशन में हुआ, एक्स एक्सिस में हुआ। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल नेचर का होता है, यानी कि हर एक एक्सिस के लॉन्ग या फिर जो उसका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होगा उसी ओरिएंटेशन में बॉन्ड होता है। बाकी ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है उसमें, बाकी ओरिएंटेशन में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर क्या देखोगे, जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है वही होता है आपका डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि उसी डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। यानी कि यहाँ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो बॉन्ड होता है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, और वो ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में है। यानी कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन जो डिसाइड कर सकता है कि बॉन्ड का नेचर किस एक्सिस में हो रहा है, एक्स में, वाई में, एक्स वाई में, जेड एक्स में, उसके अकॉर्डिंग जैसा ऑर्बिटल उसके अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड का नेचर होगा। यानी कि हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हो बॉन्डिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। ओवरऑल 3D जनरली हर जगह से बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही बॉन्ड बनेगा ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? ये समझ में आया सबको? ये पार्ट सबको क्लियर है? हाँ हेलो, चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं आपका। अब हाँ। देखा गया जो हम अभी देखो, ऑक्टेट टूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाया था। हाँ बोलो। सर तो ऐसा नहीं हो सकता कि पी एक्स पी वाई से बॉन्डिंग कर रहे, या मतलब नहीं करेगा। डिफरेंशिएशन। पीएक्स अगर मान लो पीएक्स और पीवाई के रेस्पेक्ट में बॉन्ड का बात करें, जैसे देखो ये पीएक्स था, मान लो पीएक्स है, और वाई एक्सिस क्या है, मान लो वर्टिकल एक्सिस पे है, तो ये मान लो तुम्हारे पास पीवाई है, ये मान लो तुम्हारे पास पीवाई है, ये मान लो अपने पास पीवाई दे रखा, ठीक है। तो बताओ ये जब इसके अलॉन्ग अप्रोच करेगा तो यहाँ पे तो उसका नोडल एरिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ही नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस मैक्सिमम है। तो क्या जीरो और मैक्सिमम के बीच पेयरिंग हो सकता है? नो सर। क्या तो तो यहाँ ऊपर पे का टाइम का सर। वेटिंग लॉक हो गया नो सर। बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं नो बॉन्डिंग कंडीशन। हमेशा देखोगे पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा तभी बॉन्ड फॉर्म होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मीटिंग लॉक हो गया है काहे? सर, मतलब कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लीव हो गया, एक लगा कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा, अब कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? तो हाँ सर। अनलॉक कहाँ से होता है? सेटिंग में जाना होगा, मीटिंग सेटिंग। चलो हो गया। हाँ सर। हो गया, जल्दी बोलो। चलो, तो ये क्लियर है। यानी कि अपना क्या देखोगे, जो बॉन्डिंग होता है कोवैलेंट वो डायरेक्शनल नेचर का था, दूसरा नॉन बॉन्डिंग अब डायरेक्शनल नेचर का है। दैट मींस ऑब्वियसली इसका एक फिक्स शेप होगा, जो कि आयनिक कंपाउंड का ड्रॉबैक था, वहां पे हम लोग शेप के बारे में नहीं बता सकते थे, ठीक है। तो इसका एक फिक्स शेप और ओरिएंटेशन डायरेक्शन होगा। दूसरा क्या बोलोगे, डायरेक्शनल नेचर का है, ठीक है। उसके बाद एक और जो मेजर ड्रॉबैक था ऑक्टेट रूल का, वो स्टेबिलिटी के बारे या फिर एनर्जी के बारे में कमेंट नहीं कर पाया था, वो भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हो। ये जो स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। जो बॉन्ड जितना बेटर तरीके से ओवरलैप करेगा उतना क्या देखोगे आपका, क्या देखोगे, उतना ही एक्सटेंट मतलब स्ट्रेंथ जो होगा बॉन्ड का ज्यादा होगा। यानी कि नेक्स्ट फीचर्स क्या बोले हम लोग, थर्ड फीचर, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ फीचर क्या देखोगे आपका, सर फोर्थ हो गया था ना। फोर्थ हो गया था। अच्छा कोवैलेंट डायरेक्शन अभी पांचवा है, ये फोर्थ हो गया था, ये क्या लिखोगे, पांचवा है, ठीक है। ये है आपका 5 नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब कोई कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है
ये डिसाइड होता है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट सर वॉइस रुकी। सर वॉइस रुक गया सर। Video also stopped. ऑफ ओवरलैपिंग। कितना बेटर ओवर कौन है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, अभी ठीक है? Yes, sir. चलो तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या बोलोगे आप? कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही क्या देखोगे? स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर? अच्छा, अब ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे डिसाइड करोगे? लिख लो नेक्स्ट पैरामीटर। सर लास्ट पे दिखाइए ना। लास्ट पेज, उसके पीछे यही तो था पेज भी, यही तो शुरू। ये वाला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला सर। जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। हो गया सर। चलो हो गया। तो अब देखो क्या देखा गया, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है ये दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल कैसा है। लिख लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, टू फैक्टर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है? डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, पहला क्या लिखोगे आपका? इसके अंदर ए लिख लो, ये लिख लोगे आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या देखोगे आपका जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है उसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है, नॉन डायरेक्शनल का कम होता है। यानी कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहने का मतलब ये होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल दैट मींस So P P, D and F are क्या होगा? Has more overlapping, has more extent of overlapping. ठीक है, और देखो जनरली एफ वाला पार्ट जो है वो आता नहीं, एफ ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट अपने पास है ही नहीं। मैक्सिमम जो बात करता है पी और डी ऑर्बिटल का, तो देखोगे आपका डी डी ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। फिर देखोगे डीपी का होता है, मतलब ओवरलैपिंग एक्सटेंट का ऑर्डर बोलो तो क्या देखोगे? डी डी, डीपी, फिर देखोगे आपका पीपी का, फिर सबसे का उससे कम होता है पीएस का, और सबसे पुअर होता है एसएस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। तो ये होता है ऑर्डर, और ये डायरेक्टली जेई मेंस बना के दिखाइए ना। कौन सा? एफ ऑर्बिटल का कैसे नहीं होता है, एफ ऑर्बिटल का अपने को नहीं पढ़ना है। इवन एक जी एफ ऑर्बिटल वाला बोले थे ना, कॉम्प्लिकेटेड शेप है। अब एफ ऑर्बिटल में 14 मतलब कितना बोले थे, 7 टाइप का है, सातों का पर्टिकुलर शेप उतना अपने को फिक्स है नहीं, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो 3D डी वाला ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एफ सबसेल का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का भी कंपेयर करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसे हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू ही देखना पड़ेगा।
डायरेक्टली मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर पाना हमारे पास फिजिबल नहीं होता है। ये सब टाइप का जो सॉल्यूशन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसलिए जब आगे जाके पढ़ोगे मैथमेटिक्स और एस में उसमें बॉन्डिंग नहीं हो, हाँ डी और एस में डी और एस के बीच बॉन्डिंग होने का चांसेस बहुत रेयर होता है। डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच बॉन्डिंग होने के चांसेस बहुत रेयर होता है। इवन ना के भर डी और एस होता ही नहीं यार। डी और एस कहाँ पे होगा? एस होने का मतलब एक होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ अगर देखोगे डी ब्लॉक मतलब एस के साथ कराने जाओगे तो वहां पे क्या होता है, वो एज अ ट्रैप वॉइड में फिर ट्रैप होकर रह जाएगा, तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने के चांसेस नहीं होता है। जनरली हम लोग डी पी डी डी पी 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 एस और एस एस के बीच हम बात करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से देखो नॉन डायरेक्शनल जो ऑर्बिटल है, ये पॉइंट हो गया, और नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो है अपने पास जो कि एस ऑर्बिटल था, डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो कि आपका एस शो होता है एज लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसके बीच आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफी पुअर होता है, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो आपका लेस होगा। क्लियर? नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग क्या होता है? पुअर होता है, जबकि आपका तो यानी कि ओवरऑल ऑर्डर अगर अरेंज करने के लिए आएगा तो क्या बोलोगे? सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है डी फिर डीपी फिर पीपी फिर पीएस और सबसे कम एसएस, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये लेकिन देखो उसके बाद दूसरा पॉइंट देखोगे अपने पास, ये तो पहला पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ये दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग को भी हम लोग दो पार्ट में करते हैं, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, या फिर मतलब क्या होता है? पहला क्या लिखोगे? को एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर क्या बोल सकते हो? को लैटरल ओवरलैपिंग, को लैटरल ओवरलैपिंग। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो एक्सियल वाले में क्या होता है? मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि ये स्ट्रॉन्गर होगा आपका। और यहाँ पे क्या देखोगे? लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्चुअली कोलैटरल ओवरलैपिंग और ये अगर बात करें तो ये क्या देखोगे? जैसे याद करो यहाँ पे जो था अपने पास ये क्या था? पी एक्स था ना, ये पी सर एक्स है। कितना बजे तक क्लास चलेगा सर? 9 बजे तक। नेट खत्म होने आ रहा है। 9 बजे तक। इसका 12 को फीचर्स है, ये लिखवा देते, खत्म कर देते हैं, इसके बाद बंद कर देंगे। चलो तो देखो, जब ये जो ओवरलैपिंग, ये दोनों ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोलैटरल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलैटरल ओवरलैपिंग, सॉरी कोलैटरल बोल रहा हूं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जब कोई ऑर्बिटल सामने सामने से ओवरलैप करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये चीज पैरेलल आके अगर ओवरलैप किया
जैसे मान लो ये और ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो क्या बोलते हैं हम लोग? कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। कोलैटरल ओवरलैपिंग दैट इज नोन एज आपका पाई बॉन्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो, पाई बॉन्ड का दिखाइए ना स्ट्रक्चर। सर पैरेलल ये आर्क देखो, के मतलब कैसे? में क्या लिखे थे? हेलो, ठीक है, हेलो, देखो ये देखो, तुम्हारे पास अगर मान लो ये पी एक्स है, ये लो कि अपने पास ये पी एक्स है, ये पी वाई और ये पी जेड है। तो मान लो देखो ये अपने पास पी एक्स पी वाई पी जेड है, जब ये सामने सामने जाकर ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक्सटेंट ऑफ जो ओवरलैपिंग कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड। और ये जो देखो अब ये क्या होगा, पैरेलली जाके ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग जो कहलाता है आपका पाई बॉन्ड। और उसी तरीके से ये ओवरलैपिंग जो होगा ये कहलाता है पाई बॉन्ड। यानी कि ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा दैट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, एंड पैरेलल ओवरलैपिंग जो होता है वो कहलाता है आपका पाई बॉन्ड। तो देखोगे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है इसका एक्सटेंट स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि लैटरल ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो पुअर होता है। जिसकी वजह से क्या देखोगे आप, लैटरल ओवरलैपिंग का जो वो पुअर होगा, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे, लैटरल ओवरलैपिंग जो है पुअर है। तो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, पुअर। मींस वीकर बॉन्ड होगा, यानी कि पाई बॉन्ड जो होता है रिलेटिवली वीकर होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है? सर और पढ़ाइएगा सर। अब देखो अगला, तो देखो जनरली अगर हम लोग को एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर बात करें, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर और कितना देर सर? अरे रुको दिमाग मैं, में सर चार्ज कम है इसलिए पूछ रहे, 8% बचा है सर। तो 2 मिनट बाकी है सर। हाँ चलिए सर टॉपिक खत्म चार्ज करते एकदम कम हो गया इसीलिए पूछ रहे हैं। हैं। चलिए ये टॉपिक करके छोड़ देते हैं। चलो देखो को एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है जनरली अपने पास एसएस सबसेल के बीच होता है, एसपी और पीपी के बीच होता है। जनरली जो को एक्सियल ओवरलैपिंग होता है ना हम लोग एसएस एसपी और पीपी के बीच बात करते हैं। ये जनरली अपने पास एसएस एसपी और पीपी के बीच होता है। तो देखोगे आपका सबसे ज्यादा, तो अभी हम लोग बोले थे एसएस पीपी और एसपी में ऑर्डर क्या बोले थे हम लोग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या था, ये था ना। यानी कि यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर देखोगे, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जनरली यही टाइप का, यही ऑर्बिटल का जो एलिमेंट होगा वो फॉर्म करता है। और जो स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पीपी ऑर्बिटल का होता है, फिर एसपी का, और सबसे पुअर होता है आपका एसएस वाले का। क्लियर? और जो पाई ओवरलैपिंग यानी कोलैटरल ओवरलैपिंग जो होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग जो होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग जो होगा ये होता है अपने पास। एक काम करो यहाँ पे इसको ना ये दो पार्ट को ये हटा दो, इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि डी और पी और डी और इसमें सिग्मा बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं होता है। ये जो है फॉर सिग्मा मतलब कोलैटरल ओवरलैपिंग के लिए, ये लिख लो यहाँ पे कोलैटरल, ये आपका है कोलैटरल के लिए। क्योंकि कभी भी देखोगे डी और एस, डी और पी के बीच नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग या पाई और ओवरलैपिंग अगर बात करें, पाई बॉन्ड का अगर बात करें, तो पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो आपका डी ऑर्बिटल के बीच होता है, डीपी ऑर्बिटल के बीच हो सकता है, और पीपी ऑर्बिटल के बीच होता है। देखोगे आपका डी पाई जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फिर देखोगे डी पाई पी पाई का होता है, डी पाई पी पाई का होता है, और सबसे पुअर जो होगा आपका पी पाई का होगा। पी दूसरा है वो ऊपर। हाँ बोलो। सर क्या रीजन बताए थे एस और डी का नहीं होने का? क्योंकि एस और डी जो है अपने पास डी ऑर्बिटल अलग है, मतलब क्या बोलोगे, डी काफी एस का मतलब एस और डी को एनर्जी लेवल काफी गैप होगा। एस ऑर्बिटल जनरली फर्स्ट पीरियड का होता है, और डी जो है आपका क्या थर्ड पीरियड का होता है। तो दोनों के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं होता है। पहला तो ये बोलोगे कि आपका बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं होता है।
और दूसरा देखोगे दोनों के बीच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का चांसेस भी, एस का साइज काफी छोटा होता है, डी का बिगर साइज होगा, ऊपर से पुअर है, मतलब सिलिंग इफेक्ट उसका पुअर है, मतलब 4 लोब होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग लोब है, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में दोनों ओवरलैप मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं रहता है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने का चांसेस जो है पुअर होगा। यानी कि हम लोग अगर देखें, अगर इसका फिगर से देखें कोएक्सियल ओवरलैपिंग अगर बात करें, कोएक्सियल ओवरलैपिंग अगर बात करें, तो देखो थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइएगा। एक मिनट, ये हो गया। सर इसका रीजन क्या पता है? इसका एक मिनट सर पीछे कीजिए ना। क्या बोल रहे थे? पीछे एक मिनट, देखो अगर मान लो यहाँ पे अगर अपने पास पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, देखो एक मिनट पहले, जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है, और इसी तरीके से ये पी ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे देखोगे एक्सटेंट ऑफ ओवर ये मान लो कोएक्सियल में पीपी के बीच हो सकता है, ये पी और पी के बीच में है, ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास एक पी रहे और दूसरा अपने पास एस रहे। एस तो क्या था, स्फेरिकल शेप का था ना, इसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट देखो। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं दोनों का दो, यानी कि यहाँ पे देखो ये पी ऑर्बिटल है, ये है पी ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल है, और इसी तरीके से हम बात करते हैं पीपी मतलब एस एस ऑर्बिटल के बीच, ठीक है, ये लगभग है, अरे ये थोड़ा सा ठीक है। और उसी तरीके से हम दूसरा अगर एस एस बनाते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे आपका एस और एस के बीच में देखो मतलब अगर मतलब कॉम्पेरेबल अगर हम लोग लेते हैं तो देखोगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मैग्नीट्यूड देखोगे ऑटोमेटिकली दोनों सेम का जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एरिया जो दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो रीजन क्या होता है, पीपी का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पीएस का होता है, और सबसे पुअर जो होता है एसएस का होता है, ठीक है। तो ये कारण होता है तुम्हारा, हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट होता है सबसे ज्यादा पीपी का, फिर एसएस का, क्योंकि ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में है, जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो ज्यादा होता है। यही चीज अगर हम लोग कोलैटरल में अगर बात करो, कोलैटरल का अगर हम बात करते हैं, थोड़ा पिछला पेज दिखाइए ना सर। एक मिनट, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अब रहने दिए सर, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सर एकदम चार्ज कम हो गया सर। डी पाई वो वाला समझाइए ना उसका। हाँ इसका भी बता रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे भी देखो 2 वर्टिकल लाइंस लेते हैं हम लोग, ये रहा भैया डी का, चलो ठीक है। तो जैसे मान लो ये डी मतलब 2 ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में देखो क्या होता है, मगर दोनों का दोनों डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से था ना, इसका डी ऑर्बिटल ये है, ये इसका डी ऑर्बिटल
मान लो इस तरीके से कुछ बनना होगा, और यहाँ पे भी देखो इस तरीके से इसका डी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल होगा, इसका इधर बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, उसी में अगर अपने पास एक डी ऑर्बिटल है, ये सब मतलब प्रॉपर एक ओरिएंटेशन होगा, थोड़ा सा डायग्राम। मान लो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अबे हटना है। अब मान लो कि यहाँ पे अपने पास दे रखा है पी ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे देखो, और इसी में अगर अपने पास आ जाओ नीचे, पीपी दोनों का दोनों पीपी है। यार ये लाइन अबे इधर चल। सर रफ में बना के समझा दीजिए। चलो देखो इधर, मान लो इधर है। अब इसी में अगर मान लो कि अपने पास पी ऑर्बिटल होता, तो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक्सटेंट होने का चांसेस जो है वो, मतलब अगर ये थोड़ा सा देखो, पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होने के चांसेस जो डी और पी के बीच हो रहा है, मतलब ये लगभग कंपेरेबल साइज का है। मान लो इस तरीके से, ये मान लो इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। और वही चीज में अगर पी ऑर्बिटल अगर हम बनाते हैं स्पेशली, ये मान लो पी ऑर्बिटल बनाओ, और उसी तरीके से ये लगभग दोनों एक टाइप का शेप होगा मान लो लगभग। तो यहाँ पर अगर मान लो पी टाइप का शेप है, तो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा जो होता है डी पाई का सबसे ज्यादा होता है। फिर अब देखोगे डी पाई पी पाई, मतलब ओवरलैपिंग, क्योंकि देखो ज्यादा नंबर ऑफ ओवरलैप पाई बॉन्ड बनेगा ना, क्योंकि ये पैरेलली ओवरलैप कर रहा है। पाई मतलब ये पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, इसलिए दाई। और यहाँ पे पी पाई है, तो देखोगे आपका हमेशा जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है ये ऑर्डर में लाई करता है, डी पाई सबसे ज्यादा, डी पाई पी पाई, और सबसे पुअर जो होता है पी पाई होता है। यानी कि ये था कोलेट्रल और ओवरलैपिंग। इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट क्लास एक और लगाते हैं, उसमें देखते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। सब पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं सिग्मा ज्यादा होता है, सिग्मा का ओवरलैपिंग एक्सटेंट जो होता है पाई से ऑलवेज मतलब ग्रेटर होता है। देखो ये दोनों में कंपेयर करना तो ये ऑलवेज ज्यादा होगा और ये जो है पुअर होगा, और ये अमोंग ऑल पाई डी का सबसे ज्यादा, फिर डी पाई और पी पाई सबसे पुअर पी पाई। हाँ सर ये सब क्वेश्चन में कैसे आता है? हाँ क्वेश्चन कैसे आएगा इस सब में? क्वेश्चन डायरेक्टली जेई में पूछ रखा है कि ये क्वेश्चन, ये जो ऑर्डर है ना, कि अगर मान लो कि सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है तो किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो तो डायरेक्टली ये ऑर्डर पूछ रखा है। ऑर्डर दिखा, ये ऑप्शन में दे रखा था, अब इसी पर रीअरेंज कर दिया था, कहीं पे पीएस को आगे कर दिया था, कहीं पे एसएस को आगे कर दिया था, रैंडम चेंज करके 4 ऑप्शन बना दिया था, और ये ऑर्डर आपको बताना सर डायरेक्टली पूछ। हाँ बोलो सर, कोवेलेंट बॉन्ड का तब एग्जांपल्स लेके फिर दोनों का स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, एक बार समझाइए ना एग्जांपल लेके। हाँ एग्जांपल लेके, जैसे ये अपने पास देखो, जैसे मान लो कार्बन के बीच बना है, तो कार्बन में पीपी ओवरलैपिंग होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच बना है और हाइड्रोजन के बीच बना है। मान लो कि अपने पास हाइड्रोजन के बीच अगर बना है, इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते। नहीं यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये 2 पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का हो गया ना। ऐसा कोई लो जैसे कि अपने पास कार्बन और लिथियम के बीच बन रहा है, कार्बन लिथियम के बीच बॉन्ड बने, और कार्बन लिथियम के बीच बॉन्ड बनता है। ऑब्वियसली क्या देखो, कार्बन बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा, कार्बन लिथियम पुअर होगा, लिथियम, क्योंकि इसमें एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसमें पी में होता है, और इसमें एसएस में होगा, तो एसएस का ओवरलैपिंग जो होगा पुअर होगा। इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि आपका किसका ज्यादा है, तो ये। अब इसमें और भी कुछ पैरामीटर, हाँ इसमें कुछ और भी पैरामीटर्स है जिसको अगला क्लास में हम डिस्कस करते हैं, आज रहने देते हैं, ठीक है। हेलो।
सर इसका सर इसका पीछे ये वाला नोट्स का फोटो भेज देंगे सर अभी। सर ठीक इसके है। पीछे वाला पेज प्लीज। सर इसके आगे वाला पेज। तो पेज का ये स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना सर। हाँ भाई हम PDF भेज देते हैं इसको, ठीक है। हाँ चलो।